एक गरीब युवा किसान लड़के ने अभी अभी अपने दादा को खो दिया। युवा के बूढ़े व्यक्ति की हत्या हो गई थी। उनका शरीर आधा कर दिया गया था। जितना वह कोशिश करता वह रो नहीं सका। बूढ़े व्यक्ति के युवा के इकलौते परिवार होने के बावजूद उसके दिल में कोई दुख नहीं था। जब लड़का जलते हुए झोंपड़ी का विचार करता है, वह सोचता है कि वह वास्तव में कितना निर्दयी और खराब व्यक्ति है। एक दिन लड़का बूढ़े आदमी के पास वापस आया और गर्व से उसे अपने हाथ में आत्मा संबंधी जड़ी बूटी दिखाई। दादा ने अपने पोते की प्रशंसा की, जिसने दावा किया कि जड़ी बूटी पूर्वी हिस्से में पाई गई थी, ठीक जैसा कि बूढ़े आदमी ने बताया था। आदमी के अनुसार बड़ी आत्मिक संबंध जड़ी बूटी की कीमत $5 होगी और लड़के के अनुसार वहाँ एक लोमड़ी का बिल भी था, जिसमें केवल बच्चे थे और उनकी माँ नहीं थी। चिंतित होकर बूढ़े व्यक्ति ने अपने पोते से पूछा कि क्या उसने छोटे लोमड़ी के बच्चों को मार दिया। बच्चे ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि छोटे लोमड़ी के बच्चों की जान लेना उनकी माँ को दुखी करेगा। बूढ़े व्यक्ति ने लड़के की प्रशंसा की और उसे अपनी टोकरी एक तरफ रखकर खाने के लिए कहा। दादा ने झांग से एक वादा करने के लिए कहा। दिलचस्पी से झांग ने पूछा कि यह क्या हो सकता है। बूढ़े आदमी ने अपने पोते से कहा कि वह कभी भी किसी को अपनी सच्ची पहचान न बताए। खून के प्यासे लड़के ने अपने मृत परिवार से माफी मांगी। जैसे ही जवान आदमी अपनी दरांती की ओर बढ़ता है, वह दावा करता है कि वह कभी भी ऐसा वादा नहीं निभा सकता। झांग ने दरांती उठाई और अपना बदला लेने के लिए एक गर्जना की। शांतिपूर्ण झांगलियान देश में एक गाड़ी शहर के भीतर घूम रही थी। कई घायल आदमी उस गाड़ी में ले जाए जा रहे थे। भीड़ ने पकड़े गए पहाड़ी डकैतों और अपराधियों को नफरत और घृणा से देखा। जैसे ही एक कैदी वाली पिंजरा गुजरा, लोगों ने कैदियों की मौत की कामना की। जैसे ही कैदी गुजरे, खिड़की पर एक आदमी ने एकल पिंजरे में बैठे व्यक्ति के बारे में पूछा, जिसने उसके दोस्त को आकर्षित किया। पिंजरे के अंदर का युवा व्यक्ति काफी घायल और अच्छी तरह से हिरासत में था। जैसे ही वह अपनी चाय की चुस्की लेता है, आदमी कहता है, खिड़की पर खड़ा व्यक्ति कहता है कि लड़का मास्टर जितना ही युवा होगा। दूसरा आदमी कहता है कि उसे उसकी उम्र के कारण कम नहीं आंकना चाहिए और शायद वही सबसे खतरनाक कैदी है, जिसे पहले वाले ने अनुमान लगाया क्योंकि उसे एक अलग पिंजरे में बंद किया गया था। जैसे ही वह दूसरा पे ऑर्डर करता है, पीले कपड़े वाला कहता है कि कैदी उसके दोस्त को प्रभावित नहीं करता, जो हत्याकांड का हिस्सा है। मोटे आदमी के अनुसार लड़के को उसकी कई हत्याओं के लिए स्काई डेमन किलर के नाम से जाना जाता था, लेकिन टोपी वाला उससे प्रभावित नहीं था और उसे मामूली हत्यारा कहा। पीले कपड़े वाला आदमी दूसरे से पूछता है कि वह इस बार क्या खोज रहा है, जिसके उत्तर में उसने कहा कि वह किसी को लगाना चाहता है। आदर्श उम्मीदवार जवान होना चाहिए और उसकी उम्र से कोई परेशान नहीं होगा। अचानक एक पत्थर युवा कैदी के सिर पर आकर लगा। जिसने पत्थर फेंका उसने चिल्लाया कि वह भगवान की सजा से अधिक का हकदार है। भीड़ ने जब उस युवा व्यक्ति का अपमान जारी रखा तो कुछ ने नियोक्ता का ध्यान खींचा। वह युवा बस वहां बैठा अपमान झेल रहा था। टोपी वाले आदमी ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जॉन वह कैदी था, घायल और खून में लथपथ। उसे देखने के बाद नियोक्ता ने तेजी से उठकर अपनी मांग रद्द कर दी, जबकि उसका दोस्त कहता है कि हत्यारे का सुंदर चेहरा एक महिला की तरह दिखता है। तलवार वाला व्यक्ति मेज से उठकर चल दिया, जबकि दूसरा व्यक्ति चिल्लाते हुए स्पष्टीकरण की मांग करने लगा। सिपाही अब लड़के के पिंजरे के सामने बाहर खड़ा था। ऐसा लगता है कि व्यक्ति को वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। जॉन को नियुक्त करने के लिए एकदम सही पाया गया था। अब जियांग के आंतरिक महल गोल्डन जेड हॉल में आधी रात का समय था। अंदर जेल की कोठरियों की सख्त पहरेदारी की जा रही थी। नायक की कोठरी में अकेला था और 2 सैनिक उसकी पहरेदारी कर रहे थे। जॉन कहता है कि वह बहुत लापरवाह था। युवा लड़का उस व्यक्ति के बारे में सोचना शुरू करता है जिसे वह नफरत करता है। एक डरा सहमा आदमी कहता है कि वह लड़का प्रभावशाली है। जैसे ही वह नायक का गला दबाता है, आदमी कहता है कि यह अप्रत्याशित था कि एक अनजान बच्चा उनका पीछा कर रहा था। जॉन उसे एक राक्षस के रूप में देखता था। लंबी खोज और बाकी सभी को हराने के बाद लड़का अपने दादाजी के हत्यारे से आसानी से हार गया और उससे फिर से लड़ने पर वही हार मिलनी थी। जॉन उसके खिलाफ कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। लड़के को फिर याद आता है कि हत्यारे ने उसे एक अनजान बच्चा कहा था। अचानक जॉन ने शब्द कहे, मार्शल आर्ट्स। युवक ने सोचा कि क्या मार्शल आर्ट्स की निपुणता उसे अपने दादाजी के हत्यारे पर विजय दिला सकती है, लेकिन जॉन ने तुरंत इस विचार को छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि वह इसे कभी सीख नहीं पाएगा। अचानक एक अजीब गैस कमरे में आ गई। इस अजीब पदार्थ ने हंसिए के राक्षस को आकर्षित किया। अपने दादा के साथ अनेक जड़ी बूटियां सूंघने के कारण जॉन बता सकता था कि यह धुआं या आग नहीं है और उन्होंने गैस के घटकों को पहचानना शुरू कर दिया। छिपकली की पूंछ और बैंगनी पार्सनिप इसके घटक थे। जैसे ही गार्ड को नींद आने लगी, उसने वलेरियन रूट की मौजूदगी पहचान ली। जब सिपाही गिरा, उसने वलेरियन रूट को देखा। जॉन को समझ में आ गया कि यह नींद लाने वाला गैस था। यहाँ तक कि एक युवा हर्बलिस्ट ने भी गैस को अंदर ले लिया। अंततः जॉन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर दरांती दानव हत्यारे की सेल का दरवाजा खोल दिया गया। जो कोई व्यक्ति जानवर के पिंजरे में दाखिल होने लगा, वह और कोई नहीं बल्कि वही टोपी वाला आदमी था। सैनिक ने अपनी आदर्श पसंद के अपहरण के लिए सोते की सुगंध का उपयोग करने का निर्णय लिया। अचानक जैसे ही दानव को रोकने वाली जंजीरें खुली, लड़का हिलने लगा। टोपी वाला आदमी चकित और भ्रमित था। झांग कभी सोया नहीं था, लेकिन ऐसा दिखावा कर रहा था। परंतु स्थिति को समझने से पहले ही सिपाही का तलवारबाज पेट में जबरदस्त घुटना खाने को मिला। झांग ने इस मौके का फायदा उठाया और भागना शुरू कर दिया। गैस की खराब तैयारी के कारण सतर्क रहने में सफल लड़के ने इस अवसर का उपयोग करके भागने की कोशिश की। जारी रहेगा। अचानक हत्यारा कांपने लगा। झांग की पीठ पर कई बार वार किया गया। टोपी वाले आदमी ने दावा किया कि लड़का अब लकवाग्रस्त हो गया है क्योंकि उसके दबाव बिंदु पर मार की गई थी। स्तब्ध झांग को यह महसूस नहीं हुआ कि आदमी पास आ चुका है और उसने सोचा कि क्या यह मार्शल आर्ट्स था। इसके बाद अपहरणकर्ता ने अपने आदर्श प्रत्याशी को दीवार पर फेंक दिया। झांग को एहसास हुआ कि वह आदमी एक मार्शल आर्टिस्ट है और उसने सोचा कि क्या वही उसके दादा की मौत का जिम्मेदार था। लड़के ने देखा कि वे देखने में समान थे, लेकिन कातिल की बाईं आंख पर एक निशान था। अचानक कोई उनके पास आया और टोपी वाले आदमी से पूछा कि क्या झांग उनका आदर्श उम्मीदवार है। अपहरणकर्ता ने अपने मालिक से बाहर इंतजार करने को कहा और वह जो घूंघट में था, उसने कहा कि वह हमेशा से जेल का अंदरूनी हिस्सा देखना चाहता था और बताया कि यह बस उबाऊ और बदबूदार था। मालिक ने फिर झांग से बाहर इंतजार करने को कहा, लेकिन झांग इंतजार नहीं करना चाहता था।
मास्टर ने गार्ड कैम से कहा कि वह एक कुर्सी लाए और लड़के को वापस ऊपर लाए ताकि उसका चेहरा ठीक से देखा जा सके। टोपी वाले आदमी ने कैदी को बेरहमी से बैठाया। जैसे ही उसने उसका घूंघट उठाया, मास्टर ने दावा किया कि जांग बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। लड़का जो उसने देखा उससे दंग रह गया। युवा मास्टर, जो नायक की सटीक प्रतिकृति है, ने माना कि उनका इस समय मिलना भाग्य और नियति ही थी। गलती। जांग हक्का बक्का रह गया जब उसका हमशक्ल उसकी आश्चर्यचकित प्रतिक्रिया पर हंसा। युवा स्वामी ने दावा किया कि लड़के को 2 दिनों में फांसी दी जाएगी। जांग ने अपनी भविष्य की मौत को स्वीकार किया। कैम के स्वामी ने कहा कि जीवन अन्यायपूर्ण है क्योंकि वह एक युवा स्वामी है और सामने वाला व्यक्ति इतना समान दिखने के बावजूद फांसी दी जाएगी। जांग ने अमीर व्यक्ति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। युवा स्वामी ने कैदी को एक दुर्लभ अवसर देने का निर्णय लिया जिसने घायल लड़के को उत्सुक कर दिया। जांग को मोक गैंगुन द्वारा महान तलवार मोक मैनर के तीसरे मालिक के रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया। युवा कैदी इस अचानक मिले प्रस्ताव से चौंक गया। मोक ने समझाया कि उसे बस मैनर में दिन बिताना है और उन विशेषाधिकारों का आनंद लेना है जो उसने कभी छके नहीं थे, जैसे कि सुंदर सेवक, एक आरामदायक बिस्तर और उत्कृष्ट भोजन। युवा मालिक ने फिर जोड़ा कि जब यह सब खत्म हो जाएगा तो जांग को पैसे की अच्छी खासी रकम से पुरस्कृत किया जाएगा जो उसे जीवन भर के लिए आजादी दिलाने में सक्षम होगा। जहां भी वह जाने का फैसला करे। टोपी वाले आदमी ने कैदी को एक लाल टॉफी दिखाई जिसे उसे मौके अनुसार सौदा पक्का करने के लिए खाना चाहिए। रुचि के साथ युवा ने पूछा कि क्या यह जहर है, जिस पर कैम ने जवाब दिया कि यह सुरक्षा के लिए है क्योंकि वह एक कैदी है। युवा मास्टर के गार्ड ने पुष्टि की कि हर्बलिस्ट को काम के अंत में विषहर मिलेगा और उससे उसके निर्णय के बारे में पूछा। जैसे ही वह कैंडी को देखता रहा, लड़के ने अपने मृत दादा के बारे में सोचा। उसने सोचा कि उसे दूसरा मौका कैसे मिला। जियोंग ने फैसला किया कि वह कैंडी खाएगा। कैम और मोक ने देखा जब उसने जहर निकला। एक दुष्ट मुस्कान युवा मालिक के चेहरे पर बन गई। अंततः जियोंग, दानव दरांती हत्यारा, को अपने मृत दादाजी का बदला लेने का एक और मौका मिला। लड़का अपनी सीधी अभिव्यक्ति बनाए रखा जब उसने लाल कैंडी निकली। जियोंग ने फिर मोक से पूछा कि क्या उसे सच में यह दूसरा मौका मिलेगा। युवा स्वामी ने उसकी पसंद की सराहना की। मोक ने फिर अपने गार्ड से हर्बलिस्ट की हथकड़ियां और वह प्रेशर पॉइंट सील खोलने के लिए कहा जो उसने लड़के पर लगाया था। जैसे ही युवा मास्टर ने आदेश दिया, दबाव बिंदुओं को मुक्त कर दिया गया। फिर हथकड़ियां खोल दी गईं। जियोंग अब फिर से चलने के लिए स्वतंत्र था और राहत महसूस कर रहा था। कैम ने फिर अपने मास्टर से कहा कि वह उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाएगा, इसलिए उन्हें पीछे से उनका अनुसरण करना चाहिए। मक ने जियोंग को उसके आगे चलने का आदेश दिया। टोपी वाले व्यक्ति ने रास्ता साफ करने के लिए दोनों दिशाओं में देखा। केम यह देखकर हैरान रह गया कि कैदी उसके मालिक का चेहरा पकड़े हुए हैं। राक्षस कातिल ने तीसरे युवा मालिक की गर्दन को पूरी तरह पीछे मोड़कर तोड़ दिया। गार्ड केम अपने मालिक की अचानक हुई क्रूर मौत से सदमे में था। मक का शव जमीन पर गिर पड़ा। राक्षस ने मजाक में अपनी हत्या को मामूली गलती के रूप में दिखाया और टोपी वाले व्यक्ति से पूछा कि वह आगे क्या करेगा। धूर्त मुस्कान के साथ खूनी राक्षसी लड़के ने दावा किया कि उसने नकली को मार डाला। जिस इमारत में घबराए हुए लोग थे उसे आग लगा दी गई, ठीक उससे पहले जब राक्षस लड़के को गिरफ्तार किया गया। कोई सिर कटी हुई लाश को आग के बीच से ले जा रहा था और उस पल का आनंद ले रहा था। जियोंग अपनी दरांती से कमरे में सभी पर हमला कर रहा था और इसमें आनंद ले रहा था। पागलपन भरी हंसी उसके चेहरे पर थी जब उसने अपनी दरांती के साथ कमरे में सभी को काट डाला। शायद यह उसके देखभालकर्ता की मौत से जुड़ा हो। जब वह फर्श पर पड़े शवों और खून को देखता है तो युवक को एहसास होता है कि इस नरसंहार ने उसे खुशी दी है। जॉन उस सच्ची प्रकृति के बारे में सोचता है जिसके बारे में उसके दादाजी बात करते थे। राक्षस लड़के की दरांती अब खून से सनी हुई थी। जैसे ही उसने अपने हाथ में सिर फेंका, वह इस नरसंहार में अपने चेहरे के भाव के बारे में सोचने लगा। लड़के का हाथ खून से लथपथ था जबकि वह अपनी सोच में खो गया था। पागल राक्षस ये देखकर हैरान था कि उसके चेहरे पर मुस्कान थी। झांग ने अपने दादाजी के शब्दों को याद किया और सोचने लगा कि क्या यही वह बात है जो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा था। जीवित बचे अंतिम व्यक्ति ने सीरियल किलर से उसे बख्शने की विनती की। झांग सोचने लगा कि क्या वो वास्तव में बुरा है। नरसंहार करने वाला राक्षस अपनी असली प्रकृति के बारे में अनिश्चित था, लेकिन वह निश्चित रूप से आखिरी सांस ले रहे आदमी को मारने पर ध्यान केंद्रित कर चुका था। अचानक उस युवा व्यक्ति को पेट में चौंकाने वाली एक लात लगी। एक रहस्यमय योद्धा ने एक ही प्रहार में बच्चे को दीवार में फेंक दिया। जॉन तेज गति से लकड़ी की दीवार से टकराया। जब युवा लड़का खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था, उस योद्धा को उत्सुकता हुई जबकि बाकी लोग भाग गए। चेहरे पर निशान वाला व्यक्ति यह देखकर चौंक गया कि युवा लड़का अभी भी सांस ले रहा है और उसे यह शानदार लगा जब उसने अपनी तलवार निकाली। हमारा नायक उस पर हमला करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचते हुए बोलने में असमर्थ था। जॉन निश्चित रूप से यह समझ गया कि निशान वाला व्यक्ति उसके लिए खतरनाक है। फिर उस व्यक्ति ने सही तरीके से लड़ाई की मुद्रा अपनाई। वह व्यक्ति जिसके चेहरे पर निशान था तुरंत ही यह देख लिया कि युवावस्था में पागल बालक मार्शल आर्ट से अनभिज्ञ था। पलक झपकते ही एक तलवारबाज लड़के की ओर लपका और दावा किया कि राक्षस ने उसके सबसे मजबूत वार को झेल लिया। जॉन फिर दर्द से कराहने लगा और उसकी गर्दन पकड़ी गई। वध करने वाले खड्ग राक्षस के लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि उसका रुचिकर गला दबाने वाला व्यक्ति एक साधारण मानव था, क्योंकि उसने उन दोनों के बीच की ऊंची दूरी को तुरंत पार कर लिया। दाग वाले आदमी ने स्वीकार किया कि वह सोच रहा था कि कौन उसका पीछा कर रहा है, परंतु वह यह देखकर चौंक गया कि वह लड़का मार्शल आर्ट्स में अनुभवहीन है, जो युवा व्यक्ति को रुचिकर लगा। लेकिन जॉन अपना प्रश्न पूछ पाता, योद्धा ने उसे पेट में छुरा घोंप दिया। दर्द में लड़के ने खून की खांसी शुरू कर दी। दाग वाले आदमी ने कहा कि जॉन एक बच्चा था जो उसकी अंतिम चाल को झेलने में सक्षम था बिना अपनी जान गंवाए। जब छोकर ने अपनी तलवार को हत्यारे के शरीर में वापस घुसाया तो युवा लड़के का दिल धड़कने लगा। वह यह दावा करता है कि इस राक्षस को यहीं और अभी नष्ट कर देना चाहिए। योद्धा के अनुसार जॉन को एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहिए था, क्योंकि उसके अपने अपराधों ने उसकी प्रारंभिक मृत्यु को बुलावा दिया। लड़का आसानी से अपने दादा की हत्या करने वाले द्वारा पराजित हो गया। जब साइथ राक्षस चेतना खोने लगता है तो उसे लगता है कि उसका अंत आ गया है। सौभाग्य से ऐसा नहीं होता। सौभाग्य से कैदी अभी भी जीवित था, लेकिन उसे जल्द ही फांसी दी जाएगी। लड़का दिल से एक और मौका चाहता है। इस बार वह पुष्टि करता है कि वह इसे नहीं गंवाएगा। दानव ने इस मौके को किसी भी कीमत पर पकड़ने की कस्में खाई। गार्ड कैम ये देखकर हक्का बक्का रह गया जब उसने झांग को मोक की गर्दन मोड़ते हुए देखा। तीसरे मालिक का शरीर जमीन पर गिर गया।
सन की मुस्कान के साथ लड़का टोपी वाले आदमी से उसकी अगली कार्रवाई पूछता है। खूनी राक्षस पुष्टि करता है कि उसने नकली को मार डाला। अचानक गुस्से में कैम कैदी की गर्दन पकड़ता है और उसे दीवार से पटक देता है। हैट वाले व्यक्ति को अपने मालिक की हत्या करने वाले स्टैंड इन पर बहुत गुस्सा आया और उसने उससे पूछा कि क्या उसकी मौत की इच्छा है, लेकिन मुस्कुराते हुए जियांग ने इसके विपरीत कहा, क्योंकि उसका काम असली मालिक की जगह लेना है जब खतरा हो। जब वह उस हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करता है जो उसे दबा रहा है, तो चालाक राक्षस कहता है कि अंधाधुंध पालन करना निश्चित रूप से उसकी मौत की ओर ले जाएगा। गार्ड कैम उस युवा व्यक्ति की प्रभावशाली ताकत से आश्चर्यचकित था। जैसे ही वह अपनी हाथ की पकड़ को हटाने की कोशिश करता है, हैट वाला व्यक्ति उससे पूछता है कि क्या उसे उससे मारे जाने का डर नहीं है। गार्ड कैम ये देखकर हैरान था कि जियांग ने उसके और उसके मास्टर के बीच बंधन की कमी को कैसे पहचान लिया, जिससे हत्यारा अब तक मरा नहीं था। वास्तविकता का सामना नहीं करना चाहते हुए गार्ड कैम ने लड़के को जमीन पर पटक दिया। लड़का आदमी की चाल से पूरी तरह से स्तब्ध था। गार्ड कैम ने फिर अपनी पीठ के पीछे से एक खंजर निकाला। ठंडी नजरों से टोपी वाले आदमी ने लड़के से पुष्टि की कि वह उसे मार डालेगा। झांग ने पूछा क्या उसकी मौत वाकई अपरिहार्य है। उत्सुक गार्ड कैम ने राक्षस लड़के से पूछा कि वह उसे क्यों बख्शे। चालाक युवक ने कहा कि उसे विष के प्रतिरोधक का धारक जो आदेश दे उसे मानना होगा, वरना वह मर जाएगा। जिज्ञासु गार्ड कैम ने झांग से पूछा कि क्या उसका मतलब मॉक हाउस से धोखा करना और उसे अपने प्यादे के रूप में इस्तेमाल करना है। एक कटाई करने वाले दरांती राक्षस की मुस्कान ने सेवक की धारणा की पुष्टि की। गार्ड कैम चुप रहे और कुछ देर के लिए सोचा। आखिरकार उस व्यक्ति ने अपना निर्णय लिया। अचानक गार्ड कैम ने अपने खंजर से वार करने का निर्णय लिया। उसके चाकू के वार की आवाज सुनी गई। गार्ड कैम का चाकू कुछ चीर चुका था। झांग ने अपनी आंखों से कुछ इंच की दूरी पर ब्लेड को खाली नजरों से देखा। टोपी वाले व्यक्ति ने अपना खंजर म्यान में डाल दिया। अब झांग को मॉक जायांगू के नाम से जाना जाएगा। लड़के के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। खून का प्यासा और बदले की भावना से भरी हुई थी हंसिया दानव की आंखें। लेकिन नकली मास्टर की तलवार वाले तरीके में टोपी वाले व्यक्ति ने अपनी शर्तें थोप दी। स्थानापन्न को हवेली के निवासियों के साथ बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं था। कठपुतली ने कहा कि उसकी भूमिका स्टैंड इन के समान ही है, लेकिन कैम यह पुष्टि करता है कि आपको उससे सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने यह स्थिति चुनी है और पकड़े जाने पर कठपुतली उसे मार देगी। लेकिन कठपुतली के मालिक के पास कहने के लिए और भी बातें थीं, जिससे लड़के की जिज्ञासा बढ़ी। गार्ड कैम ने लड़के से कहा कि अगर वह विद्रोह करने की कोशिश करता है तो वह उसे तुरंत मार देगा। एक खाली मुस्कान के साथ जंग ने आखिरी शर्त मान ली। गार्ड कैम ने राक्षस को डरावना कहा और उसे जहर का निष्प्रभावी करने वाला पदार्थ दिया, जो जहर के घातक प्रभाव को हर 24 घंटे रोक देगा। तलवार मॉक मैनर पर सुबह होने लगी। युवा लड़का अपनी अच्छी किस्मत के बारे में सोच रहा था। जंग न केवल उस आदमी से बच गया जिसके चेहरे पर निशान था, बल्कि उसे नया आराम भी मिला, जिसने यह माना कि उसकी जीवित बचने की वजह उसके मृत संरक्षक का किया धरा था। उसने वादा किया कि वह तब तक आराम नहीं करेगा जब तक वह बूढ़े आदमी का बदला नहीं ले लेता। लड़के के दिमाग में केवल प्रतिशोध ही था। जब से मृत मोक डियंग की चोट का पता चला, जंग सोचता है कि चोट वाला आदमी यह मान बैठा कि वह उसका मृत शरीर था। एक मानसिक दानव ने मार्शल आर्ट्स के बारे में सोचना शुरू किया। जंग को बताया गया था कि तीसरा युवा स्वामी मार्शल कबीले से है, इसलिए वह उनकी तकनीकें सीखने के लिए उसका प्रतिरूपण करेगा। योजना का अगला कदम पुराने आदमी के शव को खोजने का था। जैसे ही वो अपना भोजन करता है, वह मार्शल आर्ट्स सीखने के मिले मौके के बारे में सोचता है, पर कुछ ऐसा है जो उस युवा आदमी को परेशान कर रहा है। कठपुतली के लिए कठपुतली मास्टर द्वारा नियुक्त किया गया गार्ड परेशान करने वाला निकला। गार्ड कैंप का शिष्य गोचान कमरे के प्रवेश द्वार की पहरेदारी कर रहा था। कि कुछ तो बात है जो शिष्य को परेशान कर रही है। गोचान सोचता है कि उसका मास्टर नरम हो गया है और जानना चाहता है कि इस मार्शल आर्ट्स अनजान राक्षस में खास क्या है। पहले जब शिष्य ने युवा मास्टर की मृत्यु के बारे में सुना तो वह घबरा गया और अपने मास्टर से उनकी योजना के बारे में पूछा। जोर से बोल रहे शिष्य को बीच में ही रोककर चुप कराने के बाद कैम ने अपने शिष्य को बताया कि उसकी भूमिका वही रहेगी। मास्टर ने गोचान को आदेश दिया कि वह राक्षस लड़के पर निगरानी रखे और उसे अपने कमरे के अंदर ही रखे जब तक कि वह नई योजना नहीं बना लेता। एक नई योजना ढूंढने के बाद गार्ड कैम ने जॉन से छुटकारा पाने का फैसला किया। वह आदमी लड़के को बाहर निकालने के बाद दुश्मन की तरफ जाने की योजना बनाता है। गोचान ने यह तथ्य उजागर किया कि जॉन को जहर दिया गया है। शिष्य सोचता है कि लड़का विद्रोह करने में असमर्थ था, इसलिए उसने राक्षस लड़के को मारने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह मृत मॉक का जिक्र करने वाला था, उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मास्टर ने कहा कि लड़का वह नहीं है। गार्ड कैम ने पुष्टि की कि दानव लड़का विद्रोही स्वभाव का और तेज दिमाग वाला है, क्योंकि उसने तीसरे मास्टर की गर्दन तोड़ दी थी। उसकी पहचान। जैसे ही वह अपनी राह जारी रखता है, मास्टर अपने शिष्य को बताता है कि कैसे वध करने वाले दरांती राक्षस से उलझना जोखिम भरा है। गोचान परेशान था क्योंकि वह अपने मास्टर का विरोध नहीं कर सकता था, जिसने उसे एक विषाक्त लड़के की निगरानी करने के लिए कहा था जो मार्शल आर्ट से भी परिचित नहीं था। जॉन ने गार्ड को उसकी हताशा से फर्श पर पैर थपथपाते हुए सुना। लड़का यह जानने के लिए उत्सुक था कि उसके अपहरणकर्ता ने, जिसने उसके दरवाजे पर केवल एक गार्ड रखा था, उसे स्टैंड इन बनाना क्यों चाहा। कुछ दिनों बाद नकली मास्टर ने महल का माहौल समझा और यह जान लिया कि यह पर्याप्त सुरक्षित है और स्टैंड इन सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, जिससे लड़का अपनी भूमिका को लेकर संदेह में पड़ गया। झांग ने अनुमान लगाया कि गार्ड कैम उसे उसकी उपस्थिति के पीछे का कारण नहीं बताएगा। उन्मादी चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। पागल लड़के को आखिरकार समझ आ गया कि कठपुतली मास्टर दुश्मन के पक्ष में शामिल होने की योजना बना रहा है। गोचान अभी भी दरवाजे की रक्षा कर रहा था। गार्ड कैम का शिष्य खड़े खड़े सो गया। आदमी अचानक नकली मास्टर द्वारा दरवाजा खोलने पर जाग गया। भ्रमित गार्ड ने पूछा कि क्या लड़का बाथरूम जाना चाहता है, लेकिन उसने इनकार करते हुए कहा कि उसे बाहर जाकर आदमी से कुछ सवाल पूछने हैं। गार्ड कैम के परेशान शिष्य ने तुरंत लड़के से कहा कि वह अपने कमरे में वापस जाए, वरना वह उसे पीटेगा। जैसे ही गोचान ने नकली मास्टर को कॉलर से पकड़ा, मानसिकता के दानव ने कहा कि अगर यह उनके बीच रखा जाए तो कोई समस्या नहीं होगी। अचानक शिष्य ने नकली मास्टर को दीवार पर थप्पड़ मार दिया।
गोचान ने पूर्व कैदी को अपने कमरे में वापस जाने और अपनी अहंकारिता को रोकने का आदेश दिया, क्योंकि उसे गुस्सा दिलाने से केवल नुकसान ही होगा। राक्षस लड़का एक सेकंड के लिए चुप रहा, फिर दावा किया कि गुरु छात्र से अधिक मजबूत होता है। अचानक खिलवाड़ करने वाले ने भ्रमित प्रहरी के कंधे को पकड़ लिया। जोंग ने आदमी को उठाकर जमीन पर फेंकने के लिए ऊपर किया। गोचान दर्द में था, युवा व्यक्ति द्वारा फर्श पर रोका हुआ। फिर जोंग ने अपने प्रतिद्वंद्वी के दबाव बिंदुओं को पकड़ने की कोशिश की। रक्षक स्थान बंधक कर दिया गया था और उसे विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि नवोदित मार्शल आर्ट्स छात्र ने उस पर प्रेशर पॉइंट सील का उपयोग किया। अब गोचन को विश्वास हो गया था कि नकली गुरु मार्शल आर्ट्स से परिचित था। जॉन शिष्य की गति देखकर हैरान था और सोच रहा था कि क्या शिष्य ने गार्ड कैम की तकनीक को गलत तरीके से नकल किया। छात्र यह सुनकर चौंक गया कि लड़के ने एक बार देखकर उसके गुरु की तकनीक की नकल की। गोहचान ने महसूस किया कि कैम उस लड़के के खतरे के बारे में सही था। डरे हुए गार्ड ने कातिल दराती राक्षस को उसके अंदर बसे जहर की याद दिलाई। यदि कोई स्थानापन्न समय पर न्यूट्रलाइजर का सेवन नहीं करता है तो वह दर्दनाक तरीके से मर जाएगा, क्योंकि उसके छिद्रों से खून निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही वह अपनी रिहाई की मांग करने ही वाला था, गोहचान के चेहरे को राक्षस लड़के ने पकड़ लिया। रक्षक ने जॉन से पूछा, जो अपनी स्थिति भूल गया था, कि वह क्या कर रहा था जैसे ही उसने अपनी तर्जनी को काटा। खतरनाक दरांती राक्षस ने अपने खून की एक बूंद रक्षक के मुंह में डाली। गोहचान ने घुटन महसूस की और यह जानकर स्तब्ध रह गया कि राक्षस का खून जहरीला था। जब रक्षक अपने शरीर से जहर को बाहर निकालने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा को घूमता करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, पिछले हर्बलिस्ट ने बताया कि उसने कई प्रकार के जहर आजमाए, लेकिन वे काम नहीं आए। जैसे ही उसने जहर खाए हुए गार्ड को लात मारी, राक्षस ने समझाया कि उसका जहरीला खून उसके पिछले जीवन शैली का परिणाम है। जॉन केवल उसकी गंध और स्वाद से मिश्रण के अंदर जड़ी बूटियों की पहचान करने में सक्षम था और उसने यह भी दावा किया कि वह अधिकांश जहरों के प्रति प्रतिरक्षित है। शैतानी मुस्कान के साथ पागल ने स्वीकार किया कि उसे न्यूट्रलाइजर की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब उसका चेहरा सामान्य हो गया तो उसने गोहचान से उन नकली तलवार लड़ाई के बारे में पूछने का फैसला किया जो वह कर रहा था। क्योंकि जॉन ही अकेला था जो उसके रक्त जहर का इलाज कर सकता था, डरे हुए गार्ड के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वह उस चीज के लिए सहयोग करे जिसे वह इलाज समझता था। यह मॉक मैनर के मुख्य हॉल में एक उजला दिन था। मैनर मास्टर के कमरे में बिस्तर पर लेटा एक आदमी खांस रहा था। मौजूदा हवेली के मालिक बिस्तर में बीमार थे। आदमी का इलाज कर रहे डॉक्टर निराश होने लगे थे। अपने स्वामी की चिंता में बुलाए गए व्यक्ति को अपनी सारी जानकारी और अनुभव का उपयोग करने और कई जड़ी बूटियों का प्रयोग करने के बावजूद उसकी बीमारी का कारण नहीं मिल रहा था। डॉक्टर को लगता है कि यह शुरू में ही अपने उत्तराधिकारी को चुन लेना समझदारी होती, क्योंकि मालिक ने बीमार होने से पहले अपने 4 बेटों में से किसी को भी उत्तराधिकारी नहीं चुना। हवेली को शांति से पहले अराजकता के माहौल में डुबो दिया गया है। चारों बेटे अपने पिता की स्थिति प्राप्त करने के लिए खूनी लड़ाई करेंगे यदि वह कभी दूसरी दुनिया में जाते हैं। डॉक्टर के अनुसार इंदिन की पहली पत्नी अपने पहले बेटे को बहुत पसंद करती थी और अपने पति की उत्तराधिकार सुनिश्चित करने के लिए अज्ञात उपाय अपनाएगी। लेस्युक की उपस्थिति, जो मोक इंदिन की पहली पत्नी थी और जो अपने पति की स्थिति जानने आई थी, इंदिन की मृत्यु का कारण है। मोक इंदिन की पहली पत्नी जो अपने पति की स्थिति जानने आई थी, इंदिन की मृत्यु का कारण है। बूढ़े डॉक्टर को चौंका दिया। जैसे ही सेवक ने महिला का अभिवादन किया, उसने उनसे फिर से मालिक की स्थिति के बारे में पूछा। डॉक्टर ने पहली पत्नी से माफी मांगी, ये बताते हुए कि उनके पास अज्ञात बीमारी से उनके पति को ठीक करने का ज्ञान नहीं है, जैसा कि उसने सोचा था। जब उसने देखा कि दवा कितनी असहाय है, तो पहली पत्नी ने शामान कलाओं का सहारा लेने का निर्णय लिया, जिसने डॉक्टर को चौंका दिया। बूढ़े आदमी ने उसे चेतावनी दी कि शमावा की प्रथाएं महज मूर्खता है, जिनका सहारा नहीं लेना चाहिए। लेकिन लेडी स्याव ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और कहा कि वह मैनर मास्टर को बिना प्रयास किए मरने नहीं देंगी। इसलिए डॉक्टर ने अपनी सफाई देने की कोशिश की। जैसे ही नौकर डॉक्टर को कमरे से बाहर निकाल रहे थे, पहली पत्नी ने उन्हें सूचित किया कि अब उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही एक शमावा को बुला लिया है और उनका मन बना हुआ है। लेडी स्याव ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि कोई भी मुख्य हॉल में न आए, ताकि शमन उनके पति का इलाज करने पर ध्यान केंद्रित कर सके। एक भयावह लहजे में पहली पत्नी ने इस बात पर जोर दिया कि किसी को अंदर नहीं आने देना है। इसी बीच झरखाए गार्ड ने जाली बेटे को एस्टेट की स्थिति की संक्षिप्त रिपोर्ट दी। झांग ने इस स्थिति के बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय लिया। साइड डेमन ने गोचान से पूछा कि क्या वे जाने के लिए तैयार हैं, तो जिज्ञासु गार्ड ने गंतव्य के बारे में पूछा, जो कि डेमन लड़के के लिए स्पष्ट था। नकली मास्टर ने खिड़की के बाहर देखा। झांग ने निर्णय किया कि वह मैनर मास्टर से मिलने जाएगा। जालसाज और गार्ड अब बाहर थे। झांग ने अनुमान लगाया कि मोक बयांगुन और कम उसे एक स्टैंड इन के रूप में इस्तेमाल करेंगे और पहले बेटे मोक योंगो को उकसाएंगे ताकि वे दोनों जान लेने के लिए लड़ सकें, जिसे गोहचन ने पुष्टि की। यह योजना सबसे उत्तम विकल्प थी। मोक योंगो 20 साल का था, जिसे उसके बाएं गाल पर जन्म चिन्ह और शराब व महिलाओं के प्रति प्रेम के कारण पहचाना जाता था, जो उसे गोहचन के लिए सही विरोधी बनाता था, जिसके कारण निर्दयी, लालची और सबसे कम पसंदीदा मोक लगभग रोज शराब खाने में जाने लगा। दूसरा बेटा 18 साल का चतुर लड़का एम्प्योंग था, जिसकी तेज आंखें उसकी मां जैसी दिखती थीं और जो खुद को कानून का उत्तराधिकारी बनाने के लिए किसी भी तरीके का उपयोग कर सकता था। योजना यह थी कि दूसरे बेटे से मतभेद पैदा कर नकली बेटे को मरवाना और फिर पहले बेटे से उसके पीठ पर वार कराना, जिससे दोनों बड़े भाइयों के बीच जानलेवा युद्ध छिड़ जाए। इस रणनीति को विनिंग बाय डिफॉल्ट योजना कहा जाता था। अंत में इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि द्वंद्व में कौन जीतता है, क्योंकि भाई की हत्या करने के कारण उसे वारिस के रूप में हटा दिया जाएगा, जिससे असली मोक ग्योंगवून हाउस का लॉर्ड बनने के लिए सबसे अच्छा विकल्प बन जाएगा। तीसरे युवा स्वामी की योजना तब तक परिपूर्ण थी जब तक कि दरांती राक्षस ने अप्रत्याशित रूप से उसे समाप्त नहीं कर दिया। गोचान ने नकली मास्टर से इन दिन से मिलने के पीछे के कारण के बारे में पूछा, तो उसने जवाब दिया कि उस व्यक्ति की स्थिति तुरंत उसके और उसके भाइयों के रक्तपात की शुरुआत करेगी। चिंतित होकर युवा गार्ड ने जॉन को उसके मालिक के बारे में चेतावनी दी, लेकिन राक्षस लड़के ने गार्ड को अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दी कि वह इस दौरे को गुप्त रखे, जो युवा गार्ड को डरा गया। लेडी सियाक हवेली के अंदरूनी हॉल के बाहर खड़ी थी। एक बूढ़ा व्यक्ति प्रथम पत्नी और इमारत के प्रवेश द्वार के पास आ रहा था। रहस्यमय साधु ने हवेली के स्वामी से मिलने की अनुमति मांगी। ये बूढ़ा व्यक्ति शमन म्योशिन के नाम से जाना जाता था। लेडी सियाक ने उसके बारे में जो भी अच्छा सुना था, उसके आधार पर उसे एक मौका देने का निर्णय लिया। शामन ने उसका धन्यवाद किया, ये कहते हुए कि मालिक का तुरंत इलाज होना चाहिए और दुर्भाग्य से बचने के लिए आसपास के सभी लोगों को वहां से जाना चाहिए, जो महिला पहले ही कर चुकी थी।
सिर्फ गार्ड्स को रखकर। मियाओ शीन ने दावा किया कि लेडी सिक को चले जाना चाहिए। जैसे ही वह अंदर आया, पहली पत्नी ने बूढ़े आदमी को उनकी गुप्त सौदे की याद दिलाई। मियाओ शीन को गुप्त मैनुअल और मैंशन मास्टर की मुहर चुपचाप बाहर निकालने का काम सौंपा गया था। पहली पत्नी बूढ़े आदमी को 300 चांदी के सिक्के इन वांछित चीजों को प्राप्त करने पर इनाम देगी, जिसके लिए उसने उनका धन्यवाद किया। उसके बाद महिला ने वहां मौजूद सभी लोगों को चले जाने का आदेश दिया। पहले तो पहली पत्नी ने अजीब जादू टोने का सहारा लेने की योजना नहीं बनाई थी। अचानक महिला का ध्यान आकर्षित हो गया। मा क्यूचेन ने मलकिन की नजर को पकड़ लिया। चौथा पुत्र मा क्यूचेन एक जिक्सिया का बेटा था। लेडी सियाक एक कलाकार के साथ संबंध को माफ कर सकती थी, लेकिन अपने नाजायज बेटे को घर का स्वामी का पद नहीं देना मंजूर नहीं था। इसे ध्यान में रखते हुए पहली महिला अपने रास्ते चली गई। नकली साधु जो उत्सुक था और गार्ड ठीक तभी आ पहुंचे जब महिला जा चुकी थी। झांग ने लड़के की उपस्थिति को देखा। गुओकियान ने समझाया कि यह यूकियन है, जो हवेली के मालिक का सबसे छोटा बेटा है, जो अपनी मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करता दिख रहा था। मायूकियान अपने पिता से मिले व्यवहार और उनके कठिन परिश्रम और मार्शल आर्ट्स में असाधारण प्रतिभा के कारण उत्तराधिकार के लिए पसंदीदा भाई थे। क्रियस झांग ने पूछा कि क्या सबसे छोटे का पद असली प्रशिक्षण था, तो गोकियान ने बताया कि वह अश्वमुद्रा के साथ अपनी निचली शारीरिक शक्ति, जो मार्शल आर्ट्स का आधार है, को मजबूत कर रहा था। कदम नकली मास्टर ने बात समझ ली और गार्ड कैंप के शिष्य से पूछने का निर्णय लिया। गोकियन ये सुनकर चकित हुआ कि लड़का उससे पूछ रहा है कि क्या वह मार्शल आर्ट्स सीखकर अपने मास्टर को पराजित कर सकेगा। झांग ने अपना प्रश्न दोबारा पूछा। युवा गार्ड स्तब्ध था, क्योंकि जिसे उसने एक प्रतिभाशाली मानना शुरू किया था, उसने उसके मास्टर की योजना का पता लगा लिया था, लेकिन उस व्यक्ति के मन में कुछ था। कोहचान ने नकली मास्टर को समझाया कि मार्शल आर्ट्स आंतरिक प्रशिक्षण पर आधारित है, जिससे बच्चे की जिज्ञासा बढ़ गई। आंतरिक प्रशिक्षण का एक उदाहरण तबुनाजिन का उपयोग कर श्वास लेना था, ताकि आसपास की प्रकृति की ऊर्जा को साफ किया जा सके और काई को इकट्ठा कर इसे मजबूत बनाया जा सके। लेकिन चूंकि काई को एक दिन में भी की वैवाहिक कलाओं को सीखने के बाद इकट्ठा नहीं किया जा सकता, उसे बाध्य होना पड़ा कि वह इसका उपयोग करे। पहले दर्जे के कैंप को उसके संचित काई और उत्कृष्ट तकनीकों के साथ परास्त करना कठिन होगा। नकली गुरु का दावा है कि उसे जल्दी मारना असंभव होगा, जिसे उसका शिष्य पुष्टि करता है। गार्ड के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी, क्योंकि वह सोचता है कि कैसे हंसिया राक्षस गार्ड काई को कभी हरा नहीं पाएगा। आंतरिक प्रशिक्षण केवल 5 से 9 साल के बीच छोटे समय के दौरान ही शुरू किया जा सकता है, अन्यथा ऊर्जा जमा होने लग सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप काई का कठिन अधिग्रहण होगा। गार्ड गोचान ने मान लिया कि युवा व्यक्ति कभी भी काई का उपयोग नहीं कर पाएगा। एक गुपचुप मुस्कान उसके चेहरे पर देखी गई जब उसने अपने युवा मालिक का मजाक उड़ाया, जो बेवजह काई इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। अचानक भयानक आंखें भावहीन हो गईं, जिससे वह आदमी चौंक गया। जैसे ही उसने उस आदमी की आंखों को देखा, जंग ने कबूल किया कि वह उसकी लालची आंखों को भेदना कितना चाहता था। लड़के के चेहरे पर मुस्कान लौट आई जब उसने युवा गार्ड से उसका साथी बनने के लिए कहा। व्यक्ति हैरान गुचान ने अपने नए मालिक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जैंग सोचते हैं कि वह शायद अपने दुश्मन कैंप को खत्म नहीं कर पाएंगे और उसे अपना साथी बनाना भी विश्वास की कमी के कारण कठिन है। गुचान ने कहा कि उन्हें जल्दी निकलना चाहिए, जिससे नकली युवा मास्टर को जिज्ञासा हुई। गार्ड के अनुसार चौथे पुत्र को तीसरे से नफरत थी, इसलिए दृष्टि वाले राक्षस ने इस नफरत के पीछे का कारण पूछा। गोचान का दावा है कि जा यॉन वून ने यू चुन की मां का अपमान किया, जिससे चौथे ने तीसरे की पिटाई कर दी, जिससे नकली मास्टर मुस्कुराए। जा योन वून हंस पड़े और दावा किया कि सबसे छोटा बेटा एक दयालु आत्मा है, क्योंकि उसने अपने बड़े भाई की टांग नहीं तोड़ी, अंगों को छोड़कर। गार्ड गोचान ने अपने नए मालिक से अब बिना किसी अनचाही समस्या के जाने के लिए कहा, जिस पर उन्होंने सहमति जताई। युवा गोचान केवल अपने कठिन प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अब सूर्यास्त हो गया था। महल के अंदर के हाल में शांति थी। कमरे में हर जगह चांदी के सिक्कों वाली लाल डोरियां लगी थीं। वृद्ध शमन ने महल के स्वामी के चारों अंगों पर लाल जाल लगाया। एक दुष्ट ऊर्जा कुलीन व्यक्ति के सीने में बस रही थी। मियोशिन ने कहा कि यह लत एक सामान्य व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त हत्यारी इच्छा में बदल गई थी, जो यह साबित करती है कि हवेली के स्वामी एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट थे, क्योंकि हत्यारी ऊर्जा उसके भीतर लंबे समय से रह रही थी। वह जीवित बचने का एक में से केवल एक मौका था, लेकिन शमन को अपने निवारण के परिणाम की परवाह नहीं थी और वह अपनी पहली पत्नी द्वारा दी गई जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मियोशिन एक ब्रश पकड़े हुए था, जो लाल स्याही में लिपटा हुआ था। शमन ने कागज पर लिखने की तैयारी करते हुए अपनी मंत्रोच्चारण शुरू कर दी। बूढ़ा आदमी मंत्र का जाप जारी रखते हुए कागज के ताबीज को बनाना पूरा करता है। माओशिन फिर जादुई वस्त्र को शाप की ओर फेंकता है, जबकि वह मंत्रोच्चारण कर रहा होता है। ताबीज हत्यारे जानवर के मूल पर जाकर लगता है। कागज से एक रोशनी निकलने लगी। हाथ के एक इशारे के साथ जादूगर ने महल के मालिक के मन से बुराई को हटाने पर ध्यान केंद्रित किया। मियोशिन को जादू में तीव्रता लानी पड़ी, क्योंकि मालिक की स्थिति में कोई प्रगति नहीं दिखी। शमन ने अपने जादुई शब्दों और मुजी पर ध्यान लगाया। उस व्यक्ति को झटका लगा जब उसने देखा कि अभिशप्त व्यक्ति से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही खूनी ऊर्जा बाहर आ रही है। यह एहसास हुआ कि उसके अंदर की काली ऊर्जा बहुत मजबूत थी। मियोशिन ने मुद्राएं बदल दी और ज्ञान की प्रार्थना शुरू की। अचानक महल स्वामी की आंखें लाल चमकने लगीं, जैसे वह दर्द में कराहते हुए, और बूढ़ा व्यक्ति अपनी प्रार्थनाएं जारी रखे रहा। अचानक लाल धागों में से एक टूट गया। बूढ़ा आदमी घबरा गया और सोचा कि क्या वह महिला या कोई और कमरे में आया है, क्योंकि इस अनुष्ठान के इस हिस्से में उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। घातक ऊर्जा के धमाके ने बूढ़े आदमी को दूर फेंक दिया। शमन किसी के पैरों पर गिर पड़ा। मियाओ शीन इन अचानक की मौजूदगी से चौंक गया, जबकि गार्ड ने स्पष्टीकरण मांगा। गोचान परिवार के मुखिया को इस हालत में देखकर स्तब्ध था, तो बूढ़े आदमी ने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह उसकी पहचान जानता है। जैसे ही झांग ने करीब आने का निर्णय लिया, अचानक कातिल दानव हंसते हुए किसी का स्वागत करने के लिए अपने हाथ जोड़ने लगा। शमन ये देखकर हैरान रह गया कि उसके दर्द भरे आंखों के सामने नकली तीसरे स्वामी है।